नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग यहाँ पे अपना NCERT का जो है महासंग्राम एक संकलित बैच को लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 से लेकर 12 तक का जितनी भी NCERT हैं उन NCERTों को कवर करेंगे। इसमें हम लोगों ने राजनीति विज्ञान मतलब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान है उसका जो है एक अध्याय 1 क्लास 6 का अध्याय 1 कर चुके हैं और अभी हम लोग अध्याय 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 2 हमारा है विविधता एवं भेदभाव चैप्टर है हमारा, और इसका पार्ट 1 है। तो देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं या फैक्ट हैं जो हमारी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, उनको देखेंगे और साथ ही में नोट डाउन करेंगे। आप अपने साथ में नोट्स बनाते रहिए और ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है विविधता एवं भेदभाव। इसमें जैसे कि लिखा है पिछले पाठ में, जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है और मजाक उड़ाया जाता है, फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल भी नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो ये एक प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले लिखा गया है, इसमें ये बताना चाह रहा है कि आखिर जब विविधता मतलब जो लोग किसी से अलग होते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, उन्हीं सब चीज़ों को इसमें देखेंगे। चलते हैं, हम लोग अपने अध्याय के प्रारंभ करते हैं, अपने अध्याय को शुरू करते हैं। इसमें स्टार्ट होता है हम क्या और हम कैसे हैं। हम क्या हैं और कैसे हैं यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यहाँ पे पहले ही बता दे रहा है कि हम क्या हैं और कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं और कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर रहने की जगह, क्या कह रहा है, रहने की जगह मतलब ज्योग्राफी और उसके इतिहास का असर पड़ता है। मतलब अगर हम में कोई अंतर पाया जाता है, किसी भी व्यक्ति में कोई अंतर है, तो वहाँ का इतिहास, वहाँ की जो डेमोग्राफी है या ज्योग्राफी है वो उस पर प्रभाव डालता है। देखते हैं आगे। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 प्रमुख मुख्य धर्म हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला अगर आप नोट करना चाहें तो संसार में टोटल धर्म कितने हैं, तो टोटल धर्म हैं 8। कहीं पर भी आप उपयोग कर सकते हैं, ये NCERT का रेफरेंस दे सकते हैं। 8 धर्म। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी, आखिर अनुयायी क्या होता है, तो अनुयायी ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो कि उनको मानते हैं या उनमें श्रद्धा रखते हैं। इन सभी 8 धर्म के जो अनुयायी हैं भारत में पाए जाते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। क्या कह रहा है, तो यहाँ 1600 से अधिक कितनी भाषाएं हैं? अगर भाषा की बात करते हैं तो लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब अपने इंडिया में। और जो लोग की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। मतलब कहते हैं कि यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि क्या होता है आमतौर पे व्यक्ति का जो माइंड सेट होता है, अगर सेम चीज़ है, जैसे आपका फ्रेंड है आपसे, जैसे नॉर्मल ये कहते हैं ना बॉन्डिंग, केमिस्ट्री मैच कर जाना, जिससे केमिस्ट्री मैच करते हैं उससे आप खुल के बात करते हैं। वहीं पे अगर कोई अनजान व्यक्ति होता है उससे आप इतना असहज नहीं हो पाते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अजीब महसूस करते हैं, अपरिचित लगते हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ये भी बात सही, वो उनके बारे में पहले से ही एक पूर्व अवधारणा का निर्माण कर लेते हैं और पूर्व अवधारणाएं कभी कभी बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है पूर्वाग्रह। जैसे कि देखिए यहाँ चैप्टर में अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा, ऐसी धारणा जो व्यक्ति अपने मन में पहले से किसी के लिए या किसी विचार के लिए बना लेता है, गठित कर लेता है, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं या पूर्व धारणा बोलते हैं। अब NCERT क्या कहता है, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए।
क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? मतलब यहाँ पे पहले ही आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को लेकर आपके मन में से क्या पहले से कोई धारणा है? अगर वो धारणा है तो उसको पूर्व धारणा बोलते हैं, क्योंकि हो सकता वास्तविकता आपकी धारणा से अलग हो। देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें सीखने की चीज़ है वो यही है कि पहले पेज से ये सीख सकते हैं कि पूर्वाधारणा क्या होती है। ये जब भी आप आंसर कोट करेंगे, आंसर लिखेंगे, वहाँ पे इससे आपको अलग हट के करना पड़ेगा। जब भी आप डिसीजन मेकिंग के लिए कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आईएएस में या पीसीएस में, तो वहाँ पे अगर आपने कोई पूर्व धारणा बना रखी तो आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन गलत होता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं पूर्व धारणा से ग्रसित व्यक्ति ऐसे निर्णय नहीं ले सकता है जो कि एक दूरगामी और बहुलक्षित परिणाम देते हों। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आपको ये चीज़ अपने अंदर कंट्रोल भी करना है अगर ऐसा कुछ होता है। देखते हैं, क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह होते क्यों हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। यह पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आखिर ये जो पूर्वाग्रह है व्यक्ति के, जैसे कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलता है या आपसे मिलता है तो वो आपके बारे में पहले से कुछ सोच लेता है, तो अगर उसकी वो पूर्वाधारणा है तो कैसे लोगों के व्यवहार इससे प्रभावित होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। जैसे कि ग्रामीण लोग आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। हो सकता है, देखिए, आधे से ज़्यादा गांव भारतीयों में रहते हैं, ये चीज़ हम मान सकते हैं, ये हमारी धारणा है। लेकिन क्या आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते? तो आज आप गांव में जाइए तो वहाँ के गांव के लोग जो भी ऐसी ऐसी प्रौद्योगिकियाँ आ रही हैं उनका उपयोग वो करते हैं, बस उन तक उनकी पहुँच सुलभ हो सके। तो यहाँ पे ये अगर पूर्वाधारणा है आपकी तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वास्तविकता से अलग है। फसल की बुआई एवं कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, ये भी सही है। ये अगर कहें गाँव के बारे में धारणा बनाए तो कहीं ना कहीं फसल की कटाई के समय ऐसा होता है, ये धारणा हो सकती है। और ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, ये भी एक सही अवधारणा है। मतलब अगर ये बात करें तो ये 3 धारणाएं ऐसी हैं जो मेरे मस्तिष्क में चल रही हैं। अब आपको बताना है कि क्या आपके में ये मस्तिष्क में चारों धारणाएं हैं या नहीं। अब शहरी लोगों की बात करते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए आलसी होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिगड़े हुए आलसी होते हैं। अब देखिए, अगर किसी की धारणा हो सकता है ऐसी हो, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे हम जैसे अपने हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। शहरी जीवन आसान होता है या कठिन होता है, जब आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही में वो आलसी होते हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि वो भी अपना वर्क करते हैं, उनका जो काम है वो अपने काम करते हैं। जैसे गाँव का व्यक्ति अपनी फसल में काम करता है, वैसे ये व्यक्ति अपने ऑफिस में काम करते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं, ये बात सही हो सकती है, क्योंकि वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, आते हैं घर पे तो अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं आज का समय जो है। आगे देखते हैं, शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते हैं। मे भी ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो भाई ये भी बात हमारी धारणा के हिसाब से ये चीज़ हो सकती है। तो ये एक धारणाएँ थी, इसमें कौन कौन सी आपसे, तो ये चीज़ है। देखते हैं, हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। देखिए, वही चीज़ आगे जो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पैसे की चिंता करते हैं, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब अगर हम धारणा उनके बारे में बना ले रहे हैं तो हो सकता है, सोच सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। तो यही आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर करना है। जब भी आप NCERT बुक को पढ़ें तो वहाँ पे अपने थॉट्स को क्लियर करते रहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है और आपके विचार क्या हैं। यहाँ पे काम क्या है, आप अपने विचारों को डेवलप करें। जितना ज़्यादा आप अपने विचारों को डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आंसर को परफेक्ट तरीके से लिख पाएंगे। चलते हैं, देखते हैं आगे। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहा है, तो यहाँ पे पूर्वाधारणा की यहाँ से बात कर रहा है, पूर्वधारणा की। यहाँ पे मैं पूर्वग्रह की जगह पे पूर्वधारणा यूज कर रहा हूँ, तो इसे आप वही चीज़ लीजिएगा, वही अर्थ होता है।
बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 के बच्चे को ये बता रहा है कि अगर आपने दिमाग में किसी भी बारे में एक अपनी धारणा पहले से धारणा बना ली है तो वो धारणा ज़्यादातर केसों में क्या होता है, नकारात्मक होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, नकारात्मक का अर्थ क्या है कि जैसे तथ्यों एवं वास्तविकता में देखेंगे तो वो धारणा गलत होगी, मतलब तथ्य और वास्तविकता में जाएंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो चीज़ गलत हो जाएगी, मतलब एक तरह से नकारात्मक धारणा होता है। तो इसीलिए कहते हैं पूर्वग्रह जो होता है, पूर्व धारणा जो होता है वो गलत होता है। और ये हम लोग क्लास 6 के बच्चों को समझा रहे हैं। आपको भी समझना है, क्योंकि आपके आंसर लिखने के समय कभी भी आपकी धारणा हावी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कथनों में दिया गया है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे कि क्या होता है, आपसे पूछा जाता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग क्या होता है, गद्यांश दिया जाता है, गद्यांश को आपको पढ़ना होता है, अपने शब्दों में उसके आंसर देने होता है। उसमें एक चीज़ ये लिखी होती है कि गद्यांश को पढ़िए एवं इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको अपने विचारों को शामिल नहीं करना है। मतलब जो पैसेज कह रहा है सिर्फ उसी चीज़ को आपको लेना है, मतलब आपके मन में क्या है वो चीज़ छोड़ देना है, सिर्फ जो चीज़ पढ़नी उसी के हिसाब से आपको करना है। जब आप ये बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं तभी आपका डिसीजन मेकिंग एवं आंसर राइटिंग एवं जो आपका निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ती है। क्योंकि आप जब भी अपने विचारों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप सही गलत का अर्थ को आइडेंटिफाई करने में गलत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, चलते हैं देखते हैं। जैसे कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जैसे कि सभी लोग आलसी एवं कंजूस नहीं होते हैं। हाँ, हम 1% या उससे भी कम में मांग सकते हैं कि वो आलसी है या कंजूस है, लेकिन ये सभी शहर के रहने वाले या गांव के रहने वाले व्यक्ति के बारे में सोच लें तो ये गलत हो जाता है। तो ये पूर्वाधारणा है। देखते हैं आगे। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा है, मतलब अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमको लगता है कि नहीं यही काम सही, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति आपको आंसर दे रहा है, काम कर रहा है, वो बेस्ट तरीके से हो, वही हो। ये भी देखिए, इतना आपने पढ़ा, यहाँ पे इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे मुख्यतः काम क्या हो रहा है आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वग्रह जो है, पूर्वग्रह और आपके जो विचार हैं, आपके जो विचार हैं इसमें डिफरेंस करना है। मतलब आपके वास्तविक विचार क्या है, पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह को तब खंडित किया जा सकता है जब आप तथ्यों को और वास्तविकता को एक बहुत ही सापेक्ष नज़र में देखेंगे, मतलब दूरदर्शिता, एक पारदर्शी तरीके से, कि आप उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे कि कह रहा है उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी, यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया जा रहा है, अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, आपको इस एग्जाम्पल से आपको समझना है। जैसे कि आगे क्या दिया गया, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, किस बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, देखिए वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा है। कुछ बारे में पूर्वाग्रही जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, चमड़ी क्या होता है, स्किन, जैसे कहते हैं ड्रेसेस। और जैसे कि काफ़ी समय पहले की बात है जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक का क्या वहाँ पे था कि जो काले गोरे का भेद था, क्योंकि ये रेसेस है, मतलब कोई काला है तो इसके लिए उससे आप घृणा करें, उसको आप अलग माने, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है ये। लेकिन पूर्वाधारणा जिसकी होती है वो इससे नहीं होता। उसकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे वो कपड़े पहनते हैं इत्यादि, इन सभी के बारे में हमारी कोई धारणा हो सकती है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दोस्ती करना नहीं चाहते। देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट बोल रहा कि पूर्वाग्रह इतने हावी होते हैं व्यक्ति पे कि वो सही गलत को छोड़कर सिर्फ, मतलब हर चीज़ से अलग,
दोस्ती ही नहीं करेंगे, या वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति ऐसे है, ये चीज़ यहाँ पे व्यक्ति सोच लेता है। और ये होता क्यों है? ये उसके पूर्व धारणा के कारण होता है। हमें कोई चीज़ अगर अच्छे से करना, देखिए आगे खुद आपको ये चैप्टर ही आपको ये सारी चीज़ें बता देंगी, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि कई बार ये पूर्वाधारणा ही हमारे दुखों का कारण हो जाता है। मतलब हम दुख पहुंचा देते हैं और हमको ये नहीं पता चलता है कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न होता है हमारी धारणा। अगर हमारी धारणा पॉजिटिव होती है, और इसमें इस चैप्टर में देखिए साफ साफ ये चीज़ कही गई है कि पूर्वाधारणा जितनी भी होती है वो ज़्यादातर नकारात्मक होती है। नकारात्मक का सेंस ये हुआ कि हम व्यक्ति के बारे में पहले से सोच लेते हैं कि वो व्यक्ति गलत होता है। हो सकता है वास्तविकता में वो व्यक्ति सही हो, लेकिन हम अपनी धारणा के कारण ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो व्यक्ति सही है या गलत है। हाँ, यहाँ पे चैप्टर का निष्कर्ष जो अभी तक का हम लोगों ने पढ़ा, उसका निष्कर्ष इतना है कि हमें इन पूर्वाधारणा से भी अलग चीज़ें सोचनी चाहिए। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बताता है। तो आगे एक हमें एग्जाम्पल दिया गया, जैसे लड़के एवं लड़की की में भेदभाव। समाज में लड़के एवं लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस तरह के भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ ये होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है, आइए देखें कि क्या सच्चाई है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उसमें आखिर कैसे डिफरेंस होता है, कैसे ये समाज दोनों को अलग अलग कर देता है। जन्म एक तरीके से लेते हैं, एक प्रोसेस होता है, दोनों एक समान होते हैं, लेकिन जन्म के समय के बाद हमारा समाज उनको कैसे अलग करता है, इसकी वास्तविकता यह चैप्टर हमें बताता है। देखते हैं, अभी तक हम लोग पूर्व धारणा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी इसमें पूर्वाधारणा, जैसे कि जो भी लड़के एवं लड़की के मध्य भेदभाव का कारण होता है वो यही होता है क्योंकि व्यक्ति के पहले से परसेप्शंस बने होते हैं, पहले से एक धारणा बनी होती है, तो इसीलिए ये चीज़ होती है। चलिए देखते हैं नीचे क्या है। नीचे दिए गए कथनों की एक सूची से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। ये बहुत ही सुशील है। मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ पे नीचे आपको ये लड़का एवं लड़की दोनों के कॉलम दिए गए, 5-5 दिए गए हैं। यहाँ से आपको पढ़ना है और इन कॉलमों को भरना है। वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य एवं मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। जैसे कि अब क्या है, जैसे कि धारणा क्या है, वो शरारती हैं, वे नृत्य करने एवं चित्रकारी करने में निपुण हैं, वो रोते नहीं हैं, वो उद्यमी हैं, वो खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वो भावुक हैं। देखिए इतनी सारी बातें दी गई। अब अगर आपको डिफरेंस करने के लिए क्या जाता है तो आप अपनी धारणा का यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे कि वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, तो इसको किस में आप रखेंगे, तो इसको बलिष्ठ को आप रखेंगे कि लड़कों में रखा जाता है। ये एक समाज की धारणा है कि जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है वो बलिष्ठ होता है लड़की की अपेक्षा। जैसे कि नृत्य करने में, चित्रकारी करने में निपुण है, तो इसको लड़की में रख लिया जाता है कि नृत्य भी कर लेती हैं और कहीं ना कहीं उसमें भी। वो रोते नहीं, तो रोते कौन नहीं, भले लड़का रोता हो, लेकिन हमेशा समाज क्या आइडेंटिफाई करता है कि लड़का रोता नहीं, तो इसको लड़के में रखा जाता है। और वो उद्यमी है, इसको भी क्या कहा जाएगा कि इसको लड़के में रख लिया जाता है। ये समाज की धारणा है, मैं अपनी धारणा नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी और की धारणा नहीं बता रहा हूँ, मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग जो समाज पूर्वाधारणा बनाए हुए उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वो एक खेल में निपुण है, इसको भी हम लोग किस में रखते हैं, इसको लड़के में। वो खाना बनाने में निपुण है, इसको लड़की में रखा जाता है कि लड़कियां खाना बनाने में निपुण होती हैं। वो भावुक होती हैं, इसको भी हम लोग लड़की में रखते हैं। वो शरारती होती हैं, ये भी हम लोग लड़की में रखते हैं। और उनका बात करने का तरीका बड़ा ही सौम्य है, इसको भी हम लोग लड़की में रखते हैं। सौम्य एवं सुशील हैं। तो इस तरह से है कि लड़कियों के अलग परसेप्शंस और लड़कों के लिए अलग चीज़ें हैं। ये समाज है। इसीलिए पहले हम लोगों ने किसको समझा, पूर्वग्रह को समझाए, पूर्व धारणा को समझाए। इसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि लड़की लड़के में भेदभाव क्या है। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ और तरह तरह की चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है कि अब आखिर होता क्या है। जैसे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे कि एक ये व्यक्ति जो है दिव्यांग है, मतलब मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें कहा है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी मैं दुखी हो जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। यहाँ पे एक दिव्यांग व्यक्ति है जो कि लंगड़ा है, बोलने में भी लड़खड़ाता है और कई सारी चीज़ें हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि ये समाज से भिन्न है।
एक नॉर्मल व्यक्ति जो जन्म लेता है वो भाई मान लीजिए बिल्कुल सही सलामत, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश कोई व्यक्ति उस कंडीशन में नहीं, तो ऐसा तो नहीं वो गलत है, गलत नहीं, लेकिन लोग समाज क्या होता है, समाज उसका उपहास उड़ाता है। आगे देखते हैं, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। क्या ये एक लड़की बोल रही है जो कि विकलांग है, एक ये व्हील चेयर पर बैठी हुई है, वो कह रही है कि तुम कितनी अलग दिखती हो, और वो क्या कर रही है, मैं इन जो घूरती हुई आँखों हैं इनसे छिप जाना चाहती हूँ। अगला क्या है, क्या उसका दिमाग सही है, ये भी दिव्यांग के बारे में बात किया जा रहा है। ये भी देखिए व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है वो व्यक्ति पैरों से दिव्यांग हो लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज हो। कहते हैं जो व्यक्ति दिमाग होता है उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज आती हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप हो जाती हैं। तो ये तो 3 एग्जाम्पल थे, उनको मैंने देखा। अब आगे इसके पढ़ते हैं। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। यहाँ पे पहले बोल दिया गया है उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वे क्या है, खास ज़रूरतों वाले बच्चे। मतलब एक तरह से खास ज़रूरतें, मतलब ये ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ेंगी। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं एवं विचार भी दिए गए हैं। क्या कि जो लोगों के पूर्व अवधारणाएं, जैसे कि इसमें पहले वाले बच्चों को लोग तरह तरह की बातें करते हैं, या तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, या उसका दिमाग सही नहीं, मतलब पैर सही नहीं तो उसका दिमाग सही नहीं, ये कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये धारणाएं हैं। उसके बच्चे क्या विचार हैं ये छोटे शब्दों में दिया गया। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि आप अपनी धारणा को दरकिनार करते हुए देखिए, यहीं से बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कि आप क्लास 6 के बच्चे को ये चीज़ बता रहे हैं कि अब यहाँ पे आपको अपनी राय देनी है, ऐसे खास बच्चों के बारे में उस पर चर्चा करना है, आपको जवाब देना है इनके पक्ष में कि आखिर क्या है, क्या क्या बातें ऐसी हो सकती हैं जो इन धारणाओं को, ये समाज में जो व्यक्तियों की धारणाएं उनको ख़त्म करने में काम करेंगी। तो ये चलते हम लोग देखते हैं अपने अगले पेज पे। अगर आगे क्या दिया गया है, आगे इसमें अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि वो रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जो रोते नहीं, भले लड़का रोता हो या उसके अंदर भी इमोशंस हो, लेकिन समाज की क्या धारणा होती है, पूर्व धारणा होती है कि लड़का रोता नहीं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। क्या, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते वो विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, लड़कों का भी दिल होता है। तो ये अलग चीज़ें हैं। हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी होती है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों में कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने में अपने आप को रोक लेता है। देखिए, ये एक धारणा है। उस धारणा ने बच्चे के अंदर क्या चेंजेस किया कि वो अपनी भावनाएं या अपनी इच्छाओं को दफन करके वो ये सारी चीज़ें सीख लेता है। आगे देखते हैं। वे कोमल एवं मृदुभाषी की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जा सकते हैं। देखिए, अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि वो कोमल और मधुभाषी हैं या सुशील हैं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए यूज होता है। क्या लड़कों के लिए ऐसा यूज नहीं होता? क्या लड़कियों के गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज में सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में कुछ क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती हैं, शरारती होती हैं? जैसे कि अभी आपने देखा होगा क्लास 10th की जो टॉपर थी, उसको लेके बहुत सारे प्रशंसक जो समाज था, समाज ने दिखाया कि एक बच्ची जो पढ़ने में इतनी टॉपर है और कि उसने यूपी बोर्ड को टॉप किया, लेकिन लोगों की विचारधारा क्या है, उसके फेस को लेकर उसका उपहास उड़ाया गया। ये गलत है।
ये पूरी तरह से गलत है। ये समाज की धारणा को व्यक्त करता है कि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन अपनी धारणाओं को चेंज नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ होती है कि हमें इन चीज़ों को भी बदलना है। देखिए, कोई व्यक्ति कैसा है उसके रंग रूप या उसकी विचारधारा के हिसाब से तय होता है। आप कैसे तय करते हैं वो अलग चीज़ होती है। चलिए देखते हैं आगे। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो समाज की धारणा है, समाज की धारणा इतनी हावी कर दी जाती है कि व्यक्ति उसी रूप में लड़के हों या लड़कियां हों या दिव्यांग हों या कोई व्यक्ति हो उसके बारे में देखना एवं सुनना पसंद करता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो पार्ट 1 अपना किया, पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक का कर लिया है और इसके आगे हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। यहाँ तक का हम लोगों ने पढ़ा क्या है, तो यहाँ पे पढ़ा ये है कि मेन जो क्रक्स है कि आखिर जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो इसमें निष्कर्ष निकलता है पहला कि लोग अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लोग भिन्न भिन्न होते हैं। और जैसे कि लड़के और लड़कियों का डिफरेंस क्या होता है, लड़कियों और लड़कियों के बारे में पढ़ा। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ी है वो है पूर्व धारणा या पूर्वग्रह। पूर्व धारणा या पूर्वग्रह, कुछ भी आप लिखें उस सबका अर्थ एक ही होता है कि आखिर पूर्व ग्रह जो होता है, पूर्व धारणा हो व्यक्ति को निर्णयों के व्यक्ति की सोच को कैसे प्रभावित करता है। ये एक क्लास 6 के बच्चों को छोटा सा चीज़ें बताई गई। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अगले जो हमारा पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें हम लोग रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, आखिर ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं वो कैसे बनती, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और उसमें इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।